चलिए आज सफर करते हैं भारतीय इतिहास के उस दौर का जिसने एक मजबूत साम्राज्य को चुनौती दी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जन्म दिया। ये कहानी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। 90 साल तक चले त्याग, संघर्ष और संकल्प की एक ऐसी महागाथा जिसकी गूंज आज भी हमारे लोकतंत्र की धड़कनों में सुनाई देती है। तो इस सफर में हम कहां से शुरू करेंगे? हम देखेंगे विद्रोह की पहली चिंगारी को, फिर समझेंगे कि कैसे संगठित राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसके बाद हम गांधीवादी युग के बड़े बड़े जन आंदोलनों को जानेंगे, करो या मरो के उस आखिरी और निर्णायक संघर्ष तक पहुंचेंगे, और अंत में स्वतंत्रता के असर और परीक्षा से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये आग भड़की। हमारा पहला अध्याय, विद्रोह की चिंगारी। ये वो पल था जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली बार एक साथ एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई थी। देखिए, भारत की आजादी की कहानी कोई एक रात या एक दिन की घटना नहीं है। ये तो 90 साल लंबा चला एक महासंग्राम है। सोचिए, 1857 से लेके 1947 तक न जाने कितनी पीढ़ियों ने सिर्फ एक सपने के लिए संघर्ष किया, एक आजाद राष्ट्र का सपना जिसे उन्होंने सच में अपने खून और पसीने से सींचा था। ये टाइमलाइन हमें इस पूरे आंदोलन के विशाल पैमाने का एक अंदाजा देती है। आप देखिए, 1857 के विद्रोह से लेकर 1947 की आजादी तक हर एक घटना मानो अगली घटना की नींव रख रही थी। हर मोड़ पर यह आंदोलन एक नई और ज्यादा ताकतवर दिशा ले रहा था। तो सवाल उठता है, ये सब शुरू कहां से हुआ? इसकी शुरुआत हुई 1857 के विद्रोह से। इसे कई इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। और यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था। नहीं, ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बड़ी सशस्त्र क्रांति थी जिसकी आग मेरठ से भड़की और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गई। देखिए, इस विद्रोह के पीछे कोई एक वजह नहीं थी। ये तो दशकों से सुलग रहे गुस्से का एक ज्वालामुखी था जो बस फट पड़ा। वो जो एनफील्ड राइफल के कारतूसों वाला विवाद था ना, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह थी, उसने तो बस एक चिंगारी का काम किया। असली आग तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, किसानों पर जबरदस्ती का लगान और अंग्रेजों का हमारे सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखल देना, इन सब वजहों से लगी हुई थी जो धीरे धीरे पूरे देश को जला रही थी। और इसी विद्रोह ने हमें वो नायक दिए जिनकी कहानियां हम आज भी सुनते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर इस विद्रोह का चेहरा बने, तो कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इन सब ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए। ये नाम आज भी हिम्मत और बगावत के प्रतीक हैं। भले ही अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया हो, लेकिन उसने राष्ट्रवाद की जो लौ जलाई थी वो बुझने वाली नहीं थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अध्याय, संगठित राष्ट्रवाद का उदय। अब लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि राजनीतिक मंचों से लड़ी जानी थी। साल 1885 ये भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इसी साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यह पहली बार था कि एक ऐसा मंच बना जहां पूरे देश के नेता एक साथ आकर अपनी बात, अपनी मांगें ब्रिटिश सरकार के सामने रख सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के शुरुआती दौर में ही एक ही छत के नीचे दो अलग अलग सोच टकरा रही थी। एक तरफ थे उदारवादी, जिनका भरोसा याचिकाओं और बातचीत में था, और दूसरी तरफ थे उग्रवादी, जो कहते थे कि सीधी कार्रवाई करनी होगी और हमें स्वराज चाहिए। और यही टकराव आगे चलकर आंदोलन की दिशा तय करने वाला था। जो उदारवादी नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, उन्हें अंग्रेजों के न्याय पर थोड़ा भरोसा था। उनका मानना था कि अगर हम अर्जियां दें, बातचीत करें, तो संवैधानिक सुधारों के जरिए भारत को और अधिकार मिल सकते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान था दादा भाई नौरोजी का धन की निकासी का सिद्धांत। इसने पहली बार आंकड़ों के साथ ये साबित किया कि अंग्रेज किस तरह से भारत का पैसा लूट कर ले जा रहे हैं। इस एक थ्योरी ने राष्ट्रवाद की आर्थिक नींव रख दी। और फिर आया साल 1905। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करने का फैसला किया। कहने को तो कहा गया कि यह प्रशासन की सुविधा के लिए है, लेकिन असल मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और बढ़ते हुए राष्ट्रवाद की कमर तोड़ना। पर हुआ इसका ठीक उल्टा। बंगाल के विभाजन ने उग्रवादी विचारधारा को और हवा दे दी। लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल की तिकड़ी सामने आई। उन्होंने नारा दिया, स्वराज यानी अपना राज। उन्होंने कहा, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करो और स्वदेशी अपनाओ। इसी सोच के टकराव के कारण 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस आखिरकार दो हिस्सों में बंट गई, नरम दल और गरम दल।
और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। तीसरा अध्याय, गांधीवादी युग। ये वो दौर था जब एक शख्स ने, महात्मा गांधी ने, स्वतंत्रता संग्राम को कुछ पढ़े लिखे नेताओं के कमरों से निकालकर देश के आम आदमी, किसान और मजदूर का आंदोलन बना दिया। गांधी जी का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार था सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह। जैसा वो खुद कहते थे, ये कोई शारीरिक ताकत नहीं है, ये आत्मबल है। इसमें दुश्मन को तकलीफ नहीं दी जाती, बल्कि खुद तकलीफ सहकर उसकी आत्मा को जगाया जाता है ताकि उसका दिल बदल सके। भारत आने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह का सफल इस्तेमाल पहले 3 स्थानीय आंदोलनों में किया। 1917 में चंपारण के नील किसानों के लिए, 1918 में खेड़ा के उन किसानों के लिए जिनकी फसल बर्बाद हो गई थी, और फिर अहमदाबाद के मिल मजदूरों के अधिकारों के लिए। इन 3 जीतों ने उन्हें पूरे देश का नेता बना दिया। लेकिन फिर आया 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन। अमृतसर में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया और स्वतंत्रता संग्राम का रास्ता ही बदल दिया। जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर जनरल डायर के हुक्म पर गोलियां बरसा दी गईं। इस नरसंहार ने अंग्रेजी हुकूमत का सबसे क्रूर चेहरा दुनिया के सामने ला दिया और यहीं से भारत के पहले बड़े जन आंदोलन की नींव पड़ी। अब यहां आंदोलन की रणनीति में आए बदलाव को देखना बहुत दिलचस्प है। देखिए, 1920 का जो असहयोग आंदोलन था, उसका मकसद था अंग्रेजी संस्थानों का बहिष्कार करना, मतलब एक तरह से काम में सहयोग ना देना। लेकिन 10 साल बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य और भी बड़ा हो गया। अब मांग थी पूर्ण स्वराज की, और तरीका भी बदल गया। अब सिर्फ सहयोग न करना काफी नहीं था, अब जानबूझकर नमक कानून जैसे गलत कानूनों को तोड़ा जा रहा था। ये एक बड़ा कदम था, और इसमें महिलाओं की भागीदारी भी जबरदस्त तरीके से बढ़ी। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की जमीन तैयार हुई थी 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी को अपना आखिरी लक्ष्य घोषित किया। और यह भी तय हुआ कि अब से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। चलिए, अब चलते हैं चौथे अध्याय की तरफ। स्वतंत्रता संग्राम का आखिरी और सबसे निर्णायक दौर, करो या मरो, यानी अंतिम संघर्ष। साल था 1942। पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी, और इसी बीच गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने सबसे बड़े और आखिरी आंदोलन का बिगुल बजा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। यह ब्रिटिश सरकार को एक साफ और सीधी चेतावनी थी कि अब बातचीत का वक्त खत्म, अब आपके भारत से जाने का वक्त आ गया है। और इसी आंदोलन के लिए गांधी जी ने वो नारा दिया जो इतिहास में अमर हो गया, करो या मरो। इसका मतलब साफ था, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये नारा था तो अहिंसक, लेकिन इसमें जो संकल्प था वो किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन ठीक इसी दौर में आजादी की उसी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक और रास्ता भी बन रहा था, जो गांधी जी के रास्ते से बिल्कुल अलग था। एक तरफ गांधी जी की अहिंसा थी, तो दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, जिनका मानना था कि आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। रास्ते दो थे, सोच अलग थी, पर मंजिल एक ही थी, भारत की आजादी। कांग्रेस से मतभेदों के बाद सुभाष चंद्र बोस ने पहले फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, फिर वो अंग्रेजों को चकमा देकर भारत से बाहर निकल गए और इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज को फिर से खड़ा किया। उन्होंने सिंगापुर में भारत की एक अस्थायी सरकार भी बनाई, और वहीं से वो नारा दिया जिसने नौजवानों के खून में उबाल ला दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो एक तरफ गांधी जी का सत्याग्रह और दूसरी तरफ बोस का सशस्त्र संघर्ष। इन दोनों ही ताकतों ने ब्रिटिश साम्राज्य पर जबरदस्त दबाव बनाया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल चुकी थी, और ये दबाव निर्णायक साबित हुआ। और अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें अध्याय पर, ये देखने के लिए कि इस 90 साल के संघर्ष का नतीजा क्या निकला। आखिरकार 90 सालों के लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया। ये कानून लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान पर आधारित था, और इसने आधिकारिक तौर पर भारत में करीब 200 साल पुराने अंग्रेजी राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक युग का अंत हो रहा था। इस कानून ने भारत को आजादी तो दी, लेकिन एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत पर, देश का बंटवारा। भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बने, और इसके साथ ही हुआ इतिहास का वो सबसे बड़ा विस्थापन जिसकी पीड़ा आज भी महसूस होती है। साथ ही देसी रियासतों पर से ब्रिटिश हुकूमत और वायसराय का पद भी खत्म हो गया। तो सवाल यह है कि इस पूरे आंदोलन से हमें विरासत में क्या मिला। राजनीतिक तौर पर देखें तो हमें मिला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। सामाजिक तौर पर इसने हमें भाषा और धर्म से ऊपर उठकर
एक राष्ट्र के रूप में सोचना सिखाया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आज़ादी ने एशिया और अफ्रीका के कई गुलाम देशों के लिए उम्मीद की एक नई सुबह पैदा की। और अब चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे तेज अध्याय पर। ये एक रैपिड फायर राउंड है, खास तौर पर एग्जाम की तैयारी के लिए। हमारा एग्जाम बूस्टर। ये तारीखें इन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिए। 1857 का पहला विद्रोह, 1885 में कांग्रेस की स्थापना, 1905 का बंगाल विभाजन, 1919 का जलियांवाला बाग, 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारतीय इतिहास के वो मोड़ हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। और अब वो नारे जिन्होंने लाखों दिलों में आज़ादी की आग जलाई। महात्मा गांधी, करो या मरो, सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद। और आखिर में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। गांधी जी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1924 में बेलगांव में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पास हुआ था। और हाँ, 1857 के विद्रोह का प्रतीक था कमल का फूल और रोटी। तो 90 साल के इस लंबे और कठिन संघर्ष ने एक राष्ट्र को तो जन्म दिया, लेकिन बंटवारे की एक भारी कीमत पर। एक सवाल आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है, क्या आजादी का कोई और रास्ता, कोई और मंजिल मुमकिन थी? इस पर सोचिएगा जरूर।